तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और ये जो आपकी क्लास है, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। और एक क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंटर या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये पेपर और सिलेबस एंड टॉपिक आपका मैच करता है तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ। और हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं वो पेपर है आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि यूनिट 1 हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है पिछले क्लासों में। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए और एमएड थर्ड सेमेस्टर के नाम से है, उसमें यूनिट 1 की सारी क्लास है, तो उसको देख डालिए। और जहाँ कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ भी लीजिए। और यदि आप इस पेपर के नोट्स परचेस करना चाहते हैं यानी लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम पेमेंट करना होगा और ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और ये नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या कॉल भी आप कर सकते हैं। मिनिमम पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट मिनिमम जो है हम इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारा समय, श्रम और संसाधन लगता है उसकी पूर्ति हम कर सकें और आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ये चीज़ है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिलेगा, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा एमएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखिए, यूनिट 2 में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं यूनिट 2 में कि कौन कौन से हमें टॉपिक को पढ़ना है। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे व्यापक तरीके से, वो हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम व्यापक तरीके से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। और यदि हम यूनिट 2 के सिलेबस की बात करें कि यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। इसी के अंतर्गत हमें सोशल ग्रुप भी पढ़ना है कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। इसके बाद सोशल डिफरेंशिएशन पढ़ना है और इसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ये हम जानेंगे। और सोशल डिफरेंशिएशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और इनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे। इसके बाद इस यूनिट में हमें पढ़ना है सोशल सिस्टम के अंतर्गत सोशल फंक्शनल सिस्टम क्या होता है और स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या होता है। यानी कि ये सोशोलॉजिकल अप्रोच हैं दोनों, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये दोनों एक ही हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ यूनिट 1 वाली क्लास में। आप क्लास नंबर 4 देखिएगा, क्लास नंबर 4 देख लीजिएगा। तो ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है सोशल सिस्टम पे बेस्ड, वो आपको समझ आ जाएगी। और फिर आप जब क्लास 5 देखिएगा तो आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। क्लास 5 में मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। तो ये क्लास 5 और क्लास 4 के द्वारा ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि चीज़ें सेम हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है इसी यूनिट में सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता। इसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, नीड क्या है ये हम देखेंगे और इसकी रिलेवेंस क्या है, इसकी कितनी प्रासंगिकता है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो ये हमारा हो गया यूनिट 2 के टॉपिक जो कि हमें पढ़ने हैं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप क्लास
4 और क्लास 5 से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा इस यूनिट में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक संगठन। ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सामाजिक संगठन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि अवधारणा क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से, यानी ये जो टैग है या ये जो टर्म है सामाजिक संगठन, ये कैसे अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में कैसे आया, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो सामाजिक संगठन का मतलब क्या होता है कि समाज के लिए कार्य करने वाले संगठन। अगर आप पूछे कि संगठन क्या है, तो संगठन समूह का व्यापक रूप होता है, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म होता है ग्रुप्स का। ग्रुप्स आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा नैरो संकुचित है कह लीजिए आपका। लेकिन जो संगठन होता है ये व्यापक होता है, और कैसे व्यापक होता है ये हम जानेंगे। इससे पहले आगे हम सामाजिक संगठन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये अस्तित्व में आया कैसे, सामाजिक संगठन की बात हमें क्यों करनी पड़ रही है। तो देखिए, संगठन बनाने की आवश्यकता कब पड़ती है, कोई ऐसा विजन है या कोई ऐसा गोल है या कोई ऐसी ज़रूरत है जिसे सिंगल एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। सिंगल एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, उसे कुछ लोगों को ग्रुप में लाना होगा, कुछ लोगों की टीम बनानी होगी, और उस टीम में सबको अलग अलग फ्रंट पे काम करना होगा, अलग अलग तरीके से काम करना होगा। तब जाके उस विज़न को प्राप्त किया जा सकता है, उस गोल को प्राप्त किया जा सकता है, और उस ज़रूरत को पूरा किया जाता है। तो संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक ऐसे विज़न को प्राप्त करने के लिए, एक ऐसे गोल को प्राप्त करने के लिए जो जिस विज़न से, जिस गोल से सब लोग रिलेट करते हैं, यानी सबका वो कॉमन गोल है, कॉमन विज़न है। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को साथ में लाना बहुत ज़रूरी है। बिना साथ में लाए वो विज़न प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो गोल प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो उसके लिए संगठन बनाने की आवश्यकता होती है, बिना संगठन के वो काम नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ले लें आपका, हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी है समाज में। क्या करनी है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है। शिक्षा व्यवस्था क्या है, समाज की एक ज़रूरत है, और शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति को पहल करनी होगी कि शिक्षा की व्यवस्था हो सके। लेकिन वो एक अकेला व्यक्ति क्या शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर उसे शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो उसे विद्यालय नामक एक संगठन बनाना होगा। और विद्यालय संगठन क्यों बनाना होगा, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उसे बहुत सारे टीचर्स की आवश्यकता होगी, उसमें पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स भी चाहिए, कर्मचारी चाहिए 3rd ग्रेड के, और प्रशासन से बहुत सारे मदद चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये सारे लोगों की मदद चाहिए। तो बिना सबको साथ में लिए इस विज़न को, शिक्षा व्यवस्था जो विज़न है, जो गोल है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा विज़न, एक ऐसा गोल जिसका ज़रूरत पूरे समाज को है, और उसके लिए कुछ लोगों के समूह को एक मंच पे लाकर उन्हें आपस में संगठित कर कर उनके भूमिका को निश्चित कर कर कार्य करना, और ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई ऐसा उद्देश्य है जिसको प्राप्त करना है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति कब की जा सकती है, जब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। तो जब किसी सामान्य उद्देश्य के लिए कुछ लोग मिलजुल कर टीम बनाकर काम करते हैं,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। और इसीलिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए संगठन टर्म सामने आया हमारा, कि कुछ ऐसे विजन थे, कुछ ऐसे गोल थे जिनको एक अकेले हम प्राप्त नहीं कर सकते थे पारस्परिक निर्भरता के बिना। तो इसलिए हमें कुछ लोगों का मदद लेकर काम करना पड़ा, तो जिसके कारण संगठन हमें बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन की बात सर्वप्रथम ऑगस्ट काम्टे ने की थी। उन्होंने समाज में संगठन का आधार एक मत को माना, कि अगर कुछ लोग एक मत में होकर काम करते हैं तो उससे एक संगठन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है संगठन संरचना की इकाइयों के बीच प्रकारात्मक संबद्धता का सूचक है। संगठन क्या है, संरचना की इकाइयों के बीच प्रकारात्मक संबद्धता का सूचक है। कोई भी समाज में व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था की क्या पर्टिकुलर एक संरचना होती है। संरचना किसे कहते हैं, तो संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता को कहते हैं। इकाई क्रम में है उसको हम कहते हैं संरचना। तो इकाई मतलब क्या है कि अलग अलग जो यूनिट हैं या अलग अलग मेंबर हैं, तो इन मेंबरों के क्या कार्य होंगे, ये अलग अलग जो मेंबर हैं ये क्या कार्य करेंगे, तो इनका कार्य बताना, इनको आपस में इंटर रिलेटेड करना ही संगठन का काम है। संगठन इसी बात को सूचित करता है कि कोई भी संरचना है उसमें जो सदस्य शामिल हैं, संरचना में जो इकाई शामिल हैं, उनके बीच में कार्यात्मक संबंध क्या है, ये चीज़। फिर इसके बाद क्या है, सामाजिक संगठन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि सामाजिक संगठन का उदाहरण आपका विद्यालय है। तो विद्यालय क्या कार्य करता है, शिक्षा प्राप्त कराता है। क्या कराता है, शिक्षा प्राप्त कराता है। तो शिक्षा प्राप्त कराना क्या है, समाज की एक ज़रूरत है। अगर समाज में शिक्षा की व्यवस्था न हो तो समाज पूरित नहीं हो सकता। तो जो संगठन है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। अगर हम कुछ सामाजिक संगठन के उदाहरण देखें तो हम उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्कूल, चर्च, बाजार, संसद यानी जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, एबीवीपी आपका छात्र संगठन एक उदाहरण आप देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन एक किसान संगठन है जो किसानों के लिए वर्क करता है, जिसके अध्यक्ष या राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं, जो भी बड़े एक साल पहले आपका जब यूपी चुनाव हो रहा था जो 2022, तो उससे थोड़ा सा समय पहले एक व्यापक तौर पे किसान आंदोलन किए थे। तो ये संगठन क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और संगठन क्या है, कुछ लोगों का समूह है। क्या है, कुछ लोगों का समूह है जो सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं। अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट जान लिया, अब हम यहाँ पे मीनिंग जानेंगे, अर्थ जानेंगे कि सामाजिक संगठन का अर्थ क्या होता है। तो सामाजिक संगठन ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए वो एक साथ आते हैं। क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए वो एक साथ आते हैं, ये चीज़ है। तो संगठन क्या है, ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए लोग एक साथ आकर काम करते हैं। सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा होता है। कोई संगठन बना तो संगठन में जितने सदस्य हैं, संगठन में जितने कुल सदस्य हैं, उन सदस्यों के बीच में काम का बंटवारा हो जाता है। जैसे विद्यालय एक आपका संगठन है, तो विद्यालय संगठन है तो उसमें जो शिक्षक है, जो छात्र है, जो कर्मचारी है, प्रिंसिपल है, सबका काम बटा होता है। संगठन के कुछ निश्चित नियम होते हैं, अपना फिलॉसफी होता है, विशेष संविधान भी होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। तो इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही वो लोग काम करते हैं। आप कांग्रेस के अंदर देखते होंगे CWC है होता है, वो लोग पार्टी के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सभी पार्टीज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो संगठन होते हैं उनके कुछ निश्चित नियम होते हैं, अपना फिलॉसफी होता है और विशेष संविधान भी होता है। इसी के अनुसार शामिल सदस्य अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। संगठन के अंदर जिसका जो
पद मिला होता है, जिसको जो भूमिका मिली होती है उसी भूमिका पे वो काम करते हैं। अतः सामाजिक संगठन इकाइयों में प्रकारात्मक संबंध संतुलन का द्योतक है। यानी संगठन में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की क्या भूमिका है, सदस्यों का क्या रोल है, उनके बीच में जो संतुलन है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, इसी चीज़ को इंगित करती है सामाजिक संगठन। चलिए सामाजिक संगठन का परिभाषा देख लीजिए। सामाजिक संगठन का परिभाषा जोन्स के अनुसार हम यहाँ पे देखते हैं। तो जोन्स महोदय क्या कहते हैं कि सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है, क्या है, एक व्यवस्था है। याद कीजिएगा, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न अंग परस्पर और संपूर्ण समाज में एक अर्थपूर्ण तरीके से जुड़े होते हैं। कि सामाजिक संगठन के होने से जो समाज के अलग अलग अंग हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होकर वर्क करते हैं। अगर सामाजिक संगठन न हो तो जो समाज के अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड होके, इंटरलिंक्ड होके काम नहीं करेंगे। तो सामाजिक संगठन की ये महत्ता है। उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि अगर विद्यालय क्या है, आपका एक सामाजिक संगठन है। अगर विद्यालय नहीं होगा तो परिवहनों को काम नहीं मिलेगा, बैंक को काम नहीं मिलेगा, सफाई कर्मचारी खाली रहेंगे, कैंटीन की आवश्यकता नहीं होगी। तो सामाजिक संगठन के होने से समाज के जो अलग अलग अंग हैं, परिवहन समाज का एक अंग है, बैंक भी है, सफाई कर्मचारी भी हैं, कैंटीन भी हैं, तो ये सब क्या है, आपस में जुड़कर कार्य करते हैं। विद्यालय परिवहन से काम लेता है, बैंक से अपने पैसे रखता है, सफाई कर्मचारी से विद्यालय का साफ सफाई कराता है, कैंटीन से बच्चों के नाश्ता वगैरह की व्यवस्था करवाता है। तो ये जो अलग अलग समाज के अंग हैं ये किसी संगठन के होने से क्या होते हैं, आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ये परिभाषा जोन्स महोदय दिए हैं। अगला क्या है, ये किसी के द्वारा परिभाषा दिया नहीं गया है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से भी ये डिफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक संगठन के अंतर्गत एक व्यक्ति का एक सामाजिक समूह के साथ क्या संबंध है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत जो एक व्यक्ति है उसका उसके ग्रुप के साथ क्या संबंध है, ये देखा जाता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सामाजिक संगठन औपचारिक होता है यानी फॉर्मल होता है। अधिकांशतः जो संगठन जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। आप ऐसे ही कोई संगठन बना के काम नहीं कर सकते हैं, वो सरकार से जुड़ा होता है, ठीक। उसका सरकार के पास पूरा विवरण होता है और उसका अपना, मैंने बताया, निश्चित नियम होते हैं, अपना संविधान होता है, दर्शन होता है, ये चीज़। साथ ही व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून है, थोड़ा बड़े लेवल पे है। एक सामाजिक संगठन के अंदर कई प्रकार के समूह हो सकते हैं, कई प्रकार के वर्ग शामिल हो सकते हैं, ये चीज़ है। सामाजिक समूह की तुलना में सामाजिक संगठन क्या होता है, व्यापक होता है। सामाजिक समूह जो होता है उसका कोई अपना संविधान नहीं होता है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं कराते हैं, लेकिन संगठन क्या है, एक फॉर्मल तरीके से उसको देखा जाता है, ये चीज़ है। तो एक यहाँ पे हम उदाहरण देख सकते हैं कि विद्यालय आपका क्या है, सामाजिक संगठन है। और ग्रामीण समूह मान लीजिए आपका क्या है, गांव के कुछ लोग हैं जो सामाजिक समूह हैं, ग्रामीण समूह से लोग हैं। तो जो ग्रामीण समूह हैं इनके कुछ संविधान नहीं होते, कोई निश्चित नियम नहीं होता, वो ज़्यादा व्यापक तरीके से नहीं होते, एक गाँव के कुछ लोग ग्रामीण समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे सामाजिक संगठन विद्यालय है। विद्यालय के अंदर क्या है, आपका स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट क्या है, इंडिविजुअल है। स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, वो किस सोशल ग्रुप से आता है, उसको उसकी जांच पड़ताल की जाती है। और क्यों की जाती है, ताकि उसको उसके हिसाब से एजुकेशन प्लान रेडी करके उसको पढ़ाया जा सके। तो सामाजिक संगठन के अंतर्गत इंडिविजुअल का सोशल ग्रुप से क्या रिलेशन है, इस पर ध्यान केंद्रित करके उनको भूमिका दी जाती है। उसके हिसाब से संगठन में उनका रोल फिक्स किया जाता है और उसके हिसाब से संगठन को गति दी जाती है, यानी उसके हिसाब से प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, ये चीज़ है।
सामाजिक संगठन का विशेषताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि क्या है। तो सामाजिक संगठन की विशेषताएं हैं, सामाजिक संगठन एक स्थिति भी है यानी एक कंडीशंस भी है। कैसी कंडीशंस की कुछ यूनिट्स हैं यानी कुछ सदस्य हैं जो एक साथ आ गए हैं, यानी कि अब एक होकर काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और जितने भी सदस्य साथ में आकर काम कर रहे हैं सबका रोल अलग अलग है, अलग अलग फ्रंट पे है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। तो ऐसी जो स्थिति है वो सामाजिक संगठन की स्थिति को इंगित करती है। तो इसलिए सामाजिक संगठन क्या है, एक स्थिति है और एक प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि उसमें अलग अलग जो सदस्य शामिल होते हैं वे एक कॉमन उद्देश्य को लेके अपना अपना भूमिका पे काम करते रहते हैं। तो इसलिए फिर दूसरा क्या इसकी विशेषताएं हैं, समाज की निर्माणक इकाइयों मतलब क्या, जो समाज की अलग अलग इकाई है उसमें प्रकारात्मक संबद्धता एवं संतुलन होने से संगठन की स्थिति निर्मित होती है। जो समाज के अलग अलग यूनिट्स हैं या जो अलग अलग इकाई हैं वो जब आपस में इंटर रिलेटेड होकर कार्य करते हैं, आपस में संबद्ध होकर कार्य करते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है और उसके हिसाब से वो एक किसी कॉमन उद्देश्य को लेकर वर्क कर रहे होते हैं, तो उससे सामाजिक संगठन की स्थिति निर्मित हो जाती है। सामाजिक संगठन का निश्चित उद्देश्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए इकाइयों के बीच परस्पर सहयोग और एकमत होना आवश्यक है। विद्यालय के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों का ही समान उद्देश्य होता है, सभी छात्रों का समान उद्देश्य होता है कि उनको शिक्षा प्राप्त करना है। और एक सेकेंड, तो ये चीज है। सामाजिक संगठन परिवर्तनशील धारणा है, यानी अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज चेंज करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो चेंजेस किया जा सकता है, उनकी भूमिका परिवर्तन किया जा सकता है और जो नियम हैं उनको भी बदला जा सकता है। तो परिवर्तनशील धारणा है सामाजिक संगठन। अब लास्ट चीज़ जो है आपका वो है टाइप्स की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के क्या टाइप्स होते हैं, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख प्रकार हैं वही आपके हैं, जैसे कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संगठन हमको देखने को मिलते हैं, आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेज हो गए, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, ये सब। ठीक, इसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर में यदि हम देखेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन में आपकी फैक्ट्रियां आ जाएंगी, कंपनी आ जाएंगी। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे तो विश्व व्यापार संगठन, WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इस प्रकार के संगठन आपके आ जाएंगे। इसके बाद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो धार्मिक संगठन इसको हिंदी में बोलेंगे, जैसे आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, आश्रम हो गया, तो ये सब धार्मिक संगठन है। वित्तीय संगठन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फंडिंग देने का काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक आपका हो गया। जो लोकल बैंक हैं आपके भारत के, जैसे एक श्री राम फाइनेंस आपका रहता है, ये लोन देता है, गाड़ी वगैरह आप निकालते हैं तो ये सब क्या है, संगठन है, रजिस्टर्ड हैं ये सारे चीज़ संगठन। इसके बाद पॉलिटिकल सेक्टर में आप देखेंगे तो राजनीतिक संगठन में देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी एक संगठन का ही रूप है, कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई। और जो संसद है आपका, जो पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपका सरकारी संगठन का एक रूप है राजनीतिक क्षेत्र में। इसके बाद अगर हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य संगठन हमें देखने को मिल जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO भी क्या है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। और अगर आप छोटे लेवल पे देखें तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपके क्या हैं, संगठन का ही रूप हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक संगठन के बारे में हमने पढ़ लिया। सामाजिक संगठन के ये जो प्रकार हैं और भी क्षेत्र में हो सकते हैं। सेना के क्षेत्र में सेना से संबंधित संगठन, रक्षा से संबंधित संगठन मिल जाएंगे। तो उस प्रकार से अलग अलग तमाम प्रकार के आपको संगठन देखने को मिल जाएंगे। तो आज हमने सामाजिक संगठन का जो टॉपिक था वो पढ़ लिया है। इसमें जब कहीं कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। कल के लेक्चर में, यानी कि अगले वीडियो लेक्चर में, हम लोग सोशल ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।